हेलो हाय नमस्ते एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। तो आज के लेक्चर में हमारा गोल क्या है? समावयवता के बारे में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे समावयवता से। कार्बन के समावयवता कितने होते हैं? ठीक है। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो मेरा नाम कौशल कुमार है। मैं आप लोग को साइंस वाला यूट्यूब चैनल पर फिजिक्स एवं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। अगर आपको नोट्स चाहिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, व्हाट्सएप में आप ज्वाइन होइए, आप वहाँ पर मैसेज कीजिए। किसी भी चैप्टर का आपको नोट्स चाहिए आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट कीजिए, आपके डाउट को सोल्व किया जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। समावयवता, इसको मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि तो हम डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे बाद में। तो आज के लेक्चर में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने पहले लेक्चर में इसको अच्छे से नहीं बताया था, क्योंकि मुझे इस लेक्चर का इंतजार करना था। इस लेक्चर में आपको समावयवता के बारे में अच्छे से बताया जाएगा। देखिए, मीथेन, एथेन, प्रोपेन में उपस्थित कार्बन परमाणुओं को भिन्न किसी भी प्रकार से नहीं सजा सकता, किसी भी प्रकार से नहीं सजाया जा सकता। केवल एक ही प्रकार के कंकाल बनाए जा सकते हैं। मीथेन हो गया, एथेन हो गया, प्रोपेन हो गया में उपस्थित कार्बन परमाणुओं को हम केवल एक ही तरीके से सजा सकते हैं। कैसे? उसको उसको हम बस सीधी लाइन में, सीधी श्रृंखला में, हमने श्रृंखला के बारे में पढ़ा था। सीधी श्रृंखला हो गया, ब्रांचेज हो गया, और त्रिविमीय के बारे में भी पढ़ा था ना। तो वही है। तो देखिए, मीथेन को भी हम सीधी रेखा में, सीधी सीधी लाइन में दिखा दिए। एथेन को भी सीधी लाइन में दिखा दिए। प्रोपेन को भी सीधी लाइन में दिखा दिए। तो इन तीनों को हम एक ही तरीके से दिखा रहे हैं, ना कि भिन्न भिन्न तरीके से दिखा रहे हैं। इन तीनों के जो प्रकार हैं, इन तीनों के कंकाल जो हैं, हम एक ही तरीके से, कार्बन भी सीधी रेखा में, एथेन के कार्बन परमाणु और प्रोपेन के कार्बन परमाणु, ये तीनों की तीनों कैसी है? सीधी रेखा में। ना इनमें ब्रांचेज बन रही है, ब्रांचेज नहीं बन रही है ना शाखाएं बन रही है, कुछ नहीं बन रही है। अब देखिए आगे। लेकिन ब्यूटेन देखिए, प्रोपेन तक तो हमारा कोई ब्रांच नहीं बन रहा था, प्रोपेन तक तो हमारा सीधा बन रहा था। लेकिन जैसे ही ब्यूटेन आता है, ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं? ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं। तो 4 कार्बन जब ब्यूटेन आया, तो इसको हम दो तरीके से लिखते हैं। एक, चारों कार्बन को हम सीधी रेखा में दिखा दिए, और एक क्या किए, 3 कार्बन लिख दिए, और इसके बीच वाला में, मिडिल वाला में एक नीचे यहाँ ब्रांच बना दिए, नीचे यहाँ ब्रांच बना दिए। तो यह क्या हो गया? यह हो गया ब्रांच वाइज। तो इसको हम दो अलग अलग तरीकों से दिखा रहे हैं। दो अलग अलग तरीकों से दिखा रहे हैं ना, एक सीधी रेखा में और एक ब्रांच वाइज, एक ब्रांच वाइज। तो अगर किसी रासायनिक सूत्र को, किसी एल्केन को, या किसी भी रासायनिक सूत्र है, उसको हम उसको हम अलग अलग तरीकों से दिखाते हैं, तो वही क्या कहलाता है? वह समावयवता कहलाता है। क्या कहलाता है? समावयवता। ठीक है। देखिए, इसमें मेथेन का तो समावयवता नहीं हो सकता, क्योंकि इसको सीधी रेखा में केवल दिखा रहे हैं। एथेन का भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसको हम सीधी रेखा में दिखा रहे हैं, केवल एक ही तरीके से दिखा रहे हैं। प्रोपेन का भी एक ही है, तो इसका मेथेन का एक समावयवता होगा, एथेन का एक ही समावयवता होगा, प्रोपेन का भी एक ही समावयवता होगा ना, क्योंकि इसको बस एक ही तरीके से दिखा रहे हैं। लेकिन अब जैसे ही 4 कार्बन आ गया, 4 कार्बन मतलब ब्यूटेन आ गया, ब्यूटेन आ गया, तो ब्यूटेन में एक हम सीधी रेखा में दिखा रहे हैं,
और एक ब्रांच वाइज दिखा रहे हैं, यहाँ ब्रांच वाइज दिखा रहा है। तो सीधी जो होती है, जो सीधी श्रृंखला होती है उसको हम कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, यहाँ पर देख रहे हो नॉर्मल ब्यूटेन। और जो ब्रांच वाइज होती है मतलब शाखा युक्त होती है, जो शाखा युक्त होती है, शाखा युक्त किसमें, इसमें शाखा बन रहा है ना सेकंड कार्बन पर, इस कार्बन पर शाखा बन रहा है, इस कार्बन पर हम शाखा बना दिए, तो यह क्या हो गया, इसको हम कहते हैं आइसोब्यूटेन। इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे हम आइसोब्यूटेन। क्लियर है। इसको हम सीधी रेखा में दिखाएंगे तो उसको हम कहेंगे नॉर्मल ब्यूटेन, और ब्रांच वाइज दिखाएंगे तो उसको हम कहते हैं आइसोब्यूटेन। ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद पेंटेन का, तो ब्यूटेन का कितना कितना हो गया समझौता, ब्यूटेन का 2 समझौता हो गया। याद करते रहिए सब चीज को। मेथेन का 1 है, एथेन का 1 है, प्रोपेन का 1 है। इसके बाद क्या था, इसके बाद 4 कार्बन, 1 कार्बन वाला हो गया, 2 कार्बन वाला हो गया, 3 कार्बन वाला हो गया। अब इसके बाद 4 कार्बन वाला हो गया। 4 कार्बन वाले में एक नॉर्मल बन रहा था और एक आइसो बन रहा था, एक नॉर्मल बन रहा था और एक आइसो बन रहा था, आइसो बन रहा है ना। तो इसमें दो दो समय होता है, कितने समय होता है, 2, एक नॉर्मल और दूसरा आइसो। तो पूछता है एग्जाम में कि ब्यूटेन में कितने समावयवी होते हैं और कौन कौन होते हैं। तो ब्यूटेन में 2 समावयवी होते हैं, एक नॉर्मल दूसरा आइसो। ठीक है। अब देखिए पेंटेन का, पेंटेन का आप देख रहे होगे यहाँ पर इस फिगर में, तो ये भी तो ब्यूटेन का ही है, ये भी ब्यूटेन का ही है, ब्यूटेन का ही। देखिए जो 4 कार्बन है, एक 4 कार्बन को मैं एक सीधी रेखा में दिखा दिया और एक एक हम ब्रांच वाइज दिखा दिया, ब्रांच वाइज। 3 कार्बन इधर हो गया और दूसर के कार्बन पर एक मैंने ब्रांच लगा दिया, ब्रांच लगा दिया, दूसर के कार्बन पर एक ब्रांच लगा दिया। तो यह हमारा हो गया आइसो, आइसो, और यह हमारा हो गया नॉर्मल। ठीक है। और देखिए बाकी जो कार्बन है, ये तो ये देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें हाइड्रोजन को नहीं दिखाया गया है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन को भी दिखाया गया है। कार्बन के ये जो आप देख रहे हो, ये सब लाइन क्या है, ये सब लाइन कार्बन, कार्बन के जो लाइन है ये सब हाइड्रोजन को ही दिखाता है, हाइड्रोजन को दिखाता है। तो ये तीन लाइन जो देख रहे हैं, ये वाला और ये वाला, यह किसको दिखा रहा है, वह एकल बंधन बना रहा है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ एकल बंधन बना रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। नॉर्मल ब्यूटेन एवं आइसो ब्यूटेन, ब्यूटेन का 2 एलोट्रोप्स होता है। अब देखिए पेंटेन का, पेंटेन का क्या होता है, पेंटेन में 5 कार्बन परमाणु होता है, 5 कार्बन परमाणु होता है और इसके 3 प्रकार के कंकाल बनते हैं। तो 3 प्रकार के कंकाल बन रहे हैं, तो इसके कितने समावयवी हो गए, इसके 3 समावयवी हो जाएंगे। मतलब कहने का मतलब कि किसी भी रासायनिक सूत्र को हम जितने तरीके से बना सकते हैं, जितने अलग अलग तरीके से, ऐसा नहीं कि सबको अलग अलग तरीके बना दिया लेकिन सब सेम ही है, नहीं। जितने हम बनाएंगे, जितने भी स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, संरचना बनाएंगे, वह सबके सब अलग अलग होना चाहिए, एक दूसरे से मैच नहीं करना चाहिए, एक दूसरे से मिलना नहीं चाहिए, तो उसे ही हम कहते हैं समावयवी। अब देखिए इसमें देखिए पेंटेन में एक हो गया नॉर्मल पेंटेन, दूसरा हो गया आइसो पेंटेन और तीसरा हो गया नियो पेंटेन। ठीक है। अब नॉर्मल पेंटेन क्या होता है, नॉर्मल पेंटेन का मतलब सीधी रेखा में जो होगा, जैसे ये है। आइसो पेंटेन मैंने अभी बताया था कि एक एक कार्बन को ब्रांच लग गया, या तो इस पे लगा दो या तो इस पे लगा दो, कोई एक पर अगर ब्रांच लग गया तो वह हो गया आइसो। अब नियो पेंटेन, तीसरा हो गया नियो पेंटेन। नियो पेंटेन में क्या हो रहा है कि इस कार्बन पर के ऊपर एक ऊपर में लग गया और एक नीचे में भी लग गया, ऊपर में भी और एक नीचे में भी लग गया, तो इसको कहते हैं नियो पेंटेन। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम नियो पेंटेन। ठीक है, क्लियर है ना। और यह हमारा हो गया, यह हमारा हो गया आइसो पेंटेन। क्यों, क्योंकि एक कार्बन पर है और इसमें क्या रहा है, एक कार्बन के ऊपर दो दो है, दो दो ब्रांच लगा हुआ है, दो दो ब्रांच लग गया तो इसको क्या कहेंगे, इसको नियो पेंटेन कहेंगे। ठीक है। तो पेंटेन के समावयवी कितने होते हैं, 3। एग्जाम में पूछता है
पेंटेन के समावयवी कितने होते हैं, क्या बताइएगा, 3। कौन कौन, नॉर्मल, आइसो एवं नियो, नॉर्मल, आइसो एवं नियो पेंटेन। ठीक है, अब देखिए पेंटेन हो गया हमारा। अब इसी ये जो सीधी रेखा है, इसको हम हाइड्रोजन नहीं दिखाए इसमें, इन तीनों में हमने हाइड्रोजन नहीं दिखाया, इसमें हम हाइड्रोजन भी दिखा रहे हैं। देखिए ये जो कार्बन के साथ तीन तीन हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ गया, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ गया, इसके साथ भी हाइड्रोजन जुड़ गया, इसमें हमने हाइड्रोजन सबको दिखाया है। ये नॉर्मल हो गया, यह हो गया मेरा आइसो, और यह हमारा हो गया नियो। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ गया और इसका एक कार्बन इससे जुड़ गया, तो इसका भी 4 पूरा हो गया। एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, 2 3 और एक यह हो गया 4, तो 4 संहिता इसका पूरा हो गया। इसका देखिए इस कार्बन का एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया और एक इधर हो गया, 4 इसका भी हो गया। इस कार्बन का देखिए, इस कार्बन का एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, 3 और 4, तो 4 संहिता इसका पूरा हो गया। अब मिडिल उड़ा के देखिए, मिडिल उड़ा कर एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया और एक इधर हो गया, 4 इसका भी पूरा हो गया और 4 इसका भी पूरा हो गया। तो संयोजकता पूरा करता है, कैसे भी पूरा हो लेकिन संयोजकता पूरा होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि जैसे मैंने तैसे ब्रांच बना दिए, संयोजकता का पूरा कर ही नहीं रहा है, संयोजकता पूरा नहीं हो रहा तो ब्रांच के बनाने का कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, तो संयोजकता पूरा होना चाहिए। क्लियर है ना, इसमें भी देख लीजिए, इसमें बताइए सब में संयोजकता पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। इसका भी 4 पूरा हो रहा है, 4 संयोजकता पूरा हो रहा है, इसका भी 4 पूरा हो रहा है, इसका भी 4 पूरा हो रहा है। एक ऊपर का हाइड्रोजन हो गया, एक इस कार्बन के साथ हो गया और एक इस कार्बन से हो गया और एक नीचे वाला कार्बन के साथ हो गया। ठीक है, सबका 4 पूरा हो रहा है, इसका भी 4 पूरा हो रहा है। संयोजकता पूरा होना चाहिए, ब्रांच कितना भी बनाओ लेकिन संयोजकता पूरा होना चाहिए, तभी उसको हम कहते हैं हम एलोट्रोप्स। अलग अलग संरचना होना चाहिए, ना कि एक समान होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, अब डिफिनेशन देखते हैं हम अच्छा से। ऐसे समावयवी कार्बनिक यौगिक के इनका अणुसूत्र तो समान होता है, लेकिन उसका संरचना सूत्र एवं भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होता है। इसका कहने का मतलब इसका जो अणुसूत्र क्या है, इन तीनों का अणुसूत्र हमारा क्या है, इन तीनों का हमारा अणुसूत्र क्या है बताइए। कार्बन कितना है, कार्बन हमारा 5 है, 5 कार्बन तो हाइड्रोजन कितना होगा, 2 गुना के 2 ज्यादा, ना 5 दूनी 10, 10 2 12 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यह एल्केन समूह का है। एल्केन समूह का होता है क्या, CnH, एल्केन समूह का क्या होता है, CnH 2n +2 होता है, +2। तो Cn, मान लीजिए मेरा कार्बन 5 है, मतलब n 5 है, तो 5 दूनी 10, 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12, तो हो गया हमारा इक्वल टू 12 हो गया। तो C5H12 देख लीजिए, तो इसका अणुसूत्र तीनों का नॉर्मल हो या आइसो हो या नियो हो, तीनों का अणुसूत्र C5H12 ही होगा। लेकिन संरचना संरचना इसका सीधी रेखा में है, इसका एक कार्बन पर ब्रांच लग गया, इसके एक कार्बन पर दो ब्रांच लग गया, दो ब्रांच लग गया, तो संरचना अलग अलग हो लेकिन अणुसूत्र सेम हो, अणुसूत्र सेम हो, संरचना अलग अलग हो, और इसका फिजिकल मतलब भौतिक और रासायनिक, भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों भी अलग अलग होना चाहिए। भौतिक गुण कैसे हो गया, इसका एक ही सीधी रेखा जा रहा है और ये इस पे एक ही ब्रांच लग रहा है, इस पे 2 ब्रांच लग रहा है, तो इसका जो संरचना हो गया, भौतिक गुण है अलग अलग होगा कि नहीं हुआ, अलग अलग हो गया। इसका रासायनिक गुण भी अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर का जो पार्ट होगा उसका जो गुण होगा वह अलग होगा, इससे इससे और इससे, मतलब सभी का रासायनिक गुण अलग अलग होगा और सभी का भौतिक गुण भी अलग अलग होगा। लेकिन अणुसूत्र जो है सबका कितना है, सबका C5H12 भी है ना, है कि नहीं है। तो यही समावयवी का डिफिनेशन है, क्या है, ऐसे विभिन्न कार्बनिक यौगिक है ना, जिनका अणुसूत्र समान होता है लेकिन संरचना
संरचना सूत्र और भौतिक संरचना सूत्र एवं भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, क्लियर है। और इस घटना को हम कहते हैं समावयवता। इस घटना को कहते हैं समावयवता। जैसे जैसे कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ती है, समावयवियों की संख्या भी बढ़ती है। जैसे देखिए 4 कार्बन में समावयवी कितने? 2 था, अभी हमने देखा था। 4 कार्बन मतलब ब्यूटेन, ब्यूटेन में कितने समावयवी थे? 2 थे। 5 कार्बन में 3, कौन कौन? नॉर्मल, आइसो, नियो। और हेक्स में 5 हो जाता है, और डेक में 75 हो जाता है। इसको देख लीजिएगा, सबसे ज्यादा आपको यह दोनों आपको याद रखना है, यह दोनों ज्यादा पूछता है। इसके बाद यह सब याद करने की उतना जरूरत नहीं है, बस देख लीजिएगा। लेकिन एग्जाम में ज्यादा पेंटेन का और ब्यूटेन का पूछता है, ठीक है ना। देखिए इसमें दिया हुआ है 3 कार्बन हो तो एक समावयवी, 3 तक अगर कार्बन है, जैसे 1 कार्बन हो गया, 2 कार्बन हो गया, 3 कार्बन हो गया, 3 कार्बन तक का समावयवी कितना होता है? 1 होता है। जैसे हमने यहाँ देखा था, यहाँ पर मेथेन का 1 कार्बन है तो इसका समावयवी कितना? 1 है। एथेन का 2 कार्बन है, इसका समावयवी कितना? 1 है। प्रोपेन का 3 कार्बन है, इसका समावयवी कितना? 1 है। मतलब 3 कार्बन तक का समावयवी कितना होता है? 1 होता है। फिर जैसे ही 4 आ गया, 4 कार्बन परमाणु आ गया, इसका समावयवी कितना हो गया? 2। 5 आया, 5 का कितना हो गया? 5 का 3, 5 का कितना हो गया? 3 हो गया। और 6 का कितना हो गया? 6 का 5 यहाँ दिया हुआ देखिए, 7 का 9, 8 का 18, 9 का 35, 10 का 75, और 20 का 366, और 60 का करोड़ों में होता है, 60 का करोड़ों में। ठीक है, तो समावयवता समझ में आ गया आपको? समावयवता क्लियर है। ब्यूटेन का कौन कौन होता है? ब्यूटेन का होता है नॉर्मल और आइसो। पेंटेन का क्या होता है? नॉर्मल, आइसो एवं नियो। ठीक है, नॉर्मल, आइसो एवं नियो। क्लियर है। अब देखिए एल्केन के प्रकार, एल्केन के कौन कौन से प्रकार होते हैं? एल्केन के प्रकार देखिए, सीधी श्रृंखला वाले एल्केन को हम कहते हैं नॉर्मल एल्केन, और एक एक कार्बन पर ब्रांच लगा हो तो उसे हम आइसो कहते हैं। एक कार्बन परमाणु से 3 कार्बन परमाणु संलग्न हो तो उसे हम कहते हैं आइसो। एक कार्बन परमाणु से 4 कार्बन परमाणु संलग्न हो तो उसे नियो कहते हैं। अभी हमने देखा था। इसमें देखिए, तो पहले मैं मिटाता हूँ। इसमें देखिए एक कार्बन परमाणु ये जो है, इससे इससे कितने कार्बन परमाणु जुड़े हुए हैं? 1, 2 और 3, तो इसको हम कहते हैं आइसो। इसमें देखिए, इसमें एक कार्बन परमाणु से कितने कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है? 1, 2, 3, 4। तो एक कार्बन परमाणु से अगर 4 कार्बन परमाणु जुड़ा रहेगा तो उसको हम कहते हैं नियो, और एक कार्बन परमाणु से 3 कार्बन परमाणु जुड़ा रहेगा तो उसको हम कहते हैं आइसो। और नॉर्मल किसे कहते हैं? एक कार्बन परमाणु से एक एक कार्बन परमाणु से 2, मैक्सिमम 2 हो सकता है, मैक्सिमम 2 कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है तो नॉर्मल कहेंगे। ठीक है, क्लियर है। एक कार्बन परमाणु से 2 कार्बन परमाणु जुड़ा होता है तो उसे नॉर्मल कहते हैं। तो यही इसका डिफिनेशन देख रहे होगे आप। सीधी श्रृंखला वाले को नॉर्मल कहते हैं, एक कार्बन परमाणु से 3 कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है तो आइसो कहेंगे, और 1 से 4 जुड़ा रहेगा तो उसको हम कहेंगे नियो। ठीक है, अब देखिए विषम परमाणु, हाइड्रोजन को हटाने वाले तत्वों के विषम परमाणु कहते हैं। जो तत्व हाइड्रोजन को हटाता है तो क्या कहते हैं? उसको हम विषम परमाणु कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कार्यात्मक समूह या अभिलक्षीय समूह। अब हम पढ़ेंगे, हमने समावयवता पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे पर्यात्मक समूह। पर्यात्मक समूह के बारे में थोड़ा सा मैंने पीछे के लेक्चर में बताया था, जब एल्केन एल्कीन का जब नामकरण कर रहे थे ना, तब मैंने बताया था। ठीक है, देखिए विषम परमाणुओं में के सम्मिलित हो जाने से यौगिक को विशिष्ट गुण मिल जाता है, अर्थात उसके रासायनिक गुण उस पर निर्भर हो जाता है। जैसे विषम परमाणु मिल जाता है तो उसके यौगिक का जो गुण होता है वह विशेष गुण मिल जाता है, तो अर्थात उसके रासायनिक गुण उस पर निर्भर हो जाता है। ऐसे विषम परमाणु को हम कहते हैं पर्यात्मक समूह। देखिए इसको समझते हैं अच्छे से। देखिए यह आप देख रहे होंगे हेलो, हेलो एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिल, अमीनो और नाइट्रो। यह सब अगर किसी यौगिक में मिल जाता है
मान लीजिए कोई यौगिक है कार्बन से, कार्बन में अगर हैलो जुड़ गया या एल्कोहल जुड़ गया या एल्डिहाइड जुड़ गया, तो इसका जो क्या इसका रासायनिक गुण है, इस जो यौगिक का जो रासायनिक गुण है वो क्या होता है, इस पर्यात्मक समूह पर निर्भर करने लगता है, इस पर्यात्मक समूह पर निर्भर करने लगता है। तो ऐसे विषम परमाणुओं को हम कहते हैं पर्यात्मक समूह। ठीक है ना? वही कह रहा, विषम परमाणुओं के सम्मिलित हो जाने से यौगिक के जो विशेष गुण मिल जाता है, अर्थात उसके रासायनिक गुण उस पर निर्भर हो जाता है। ऐसे विषम परमाणुओं को पर्यात्मक समूह कहते हैं। क्लियर है? देखिए पहला हमारा है पर्यात्मक समूह, क्या है? हेलो। हेलो में होता है क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। क्लोरो मतलब Cl, ब्रोमो मतलब Br, ब्रोमीन, और आयोडो मतलब आयोडीन। और फ्लोरो भी होता है, फ्लोरो मतलब F, फ्लोरो मतलब फ्लोरीन। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। ठीक है, क्लियर है? इसको हम कहते हैं हेलोजन, इन सबको हम कहते हैं हेलो ग्रुप, हेलो ग्रुप कहते हैं क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को। क्लियर है? दूसरा देखिए, दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा एल्कोहल। एल्कोहल मतलब OH, OH। तीसरा एल्डिहाइड है, तो ये सबको याद कर लीजिएगा। एल्डिहाइड मतलब CHO। ठीक है, CHO, इसका पर्यात्मक समूह कौन सा? CHO। कीटोन का CO, और कार्बोक्सिल अम्ल का COOH, और एमिनो को NH2, और नाइट्रो को NO2, नाइट्रो को NO2, एमिनो को NH2, कार्बोक्सिल को COOH, कीटोन को CO, एल्डिहाइड को CHO, एल्कोहल को OH, और हेलो को क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसको आप अच्छे से एक बार देख लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब देखिए आगे पर्यात्मक समूह ये सब है, याद कर लीजिएगा। हेलो का कौन कौन सा होता है, एल्कोहल का कौन सा होता है, एल्डिहाइड का कौन होता है, कीटोन का कौन होता है, कार्बोक्सिल का कौन होता है, एमिनो का क्या होता है, नाइट्रो का कौन होता है। यह सब एक एक नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ये सब की इनमें से कौन जो है कीटोन का पर्यात्मक समूह है, तो CO। देखिए ये वही, वो जो मैंने दिखाया है उसी को यहाँ पर भी दिखाया गया है, इस फिगर में। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम पर्यात्मक समूह पढ़ लिए, समावयवता पढ़ लिए, तो ये दोनों पढ़ने के बाद हम अब नामकरण हम और अच्छे तरीके से करेंगे। जब एल्केन एल्केन एल्काइन और एल्कीन इन सब का नामकरण किए थे, तो हमें इन सभी पर्यात्मक समूह को जरूरत नहीं था उसमें। ये जो हो गया एल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिल हो गया, कीटोन हो गया, हेलो हो गया, एमिनो हो गया, नाइट्रो हो गया, इन सभी पर्यात्मक समूह को हमें जरूरत नहीं था जब एल्केन एल्कीन और एल्काइन पढ़ रहे थे तो। लेकिन अब जो नामकरण करेंगे हम, नामकरण करेंगे, तो एल्कीन में और एल्काइन में, इन सभी में हम इन सबको ऐड कर देंगे। तो इसका जो पहले पहले गुण क्या था, इसका पहले गुण था एल्केन का, तो अब गुण क्या हो जाएगा, अब गुण हो जाएगा जो पर्यात्मक समूह हम ऐड कर देंगे उसका गुण उसमें उसमें ऐड हो जाएगा। जैसे इसमें अगर मैं OH जोड़ दूंगा, OH, तो यह जो है, यह पहले क्या था, पहले था यह एल्केन का था ना, ग्रुप एल्काइल समूह का था, तो एल्काइल समूह का था। लेकिन अब OH को ऐड कर दिया इसमें, तो यह किसका हो गया, यह हो गया हाइड्रोक्सिल का, तो इसमें हाइड्रोक्सिल का गुण आ जाएगा। ठीक है, अगर इसमें हम COOH जोड़ दिए, COOH, तो इसका गुण किसमें आ जाएगा, किसमें हो जाएगा, कार्बोक्सिल का हो जाएगा, कार्बोक्सिल का गुण हो जाएगा इसमें, इसमें जो गुण हो जाएगा कार्बोक्सिल का हो जाएगा। क्लियर है? COOH को जोड़ दिया तो, या एमिनो को जोड़ दिया तो एमिनो का गुण हो जाएगा। इसीलिए अब तक हमने एल्केन एल्कीन और एल्काइन के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे इन सभी जो अभी अभी पर्यात्मक समूह हमने देखा, उनसे नामकरण हम कैसे करेंगे। जब हम एल्काइल में हम उसको ऐड करेंगे तो उसका नामकरण हम कैसे करेंगे, तो नामकरण करने के लिए हम आगे अब देखते हैं। देखिए, समझते हैं। देखिए, एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाने से
क्या बनता था हमारा, एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाते थे, बनता था एल्काइल समूह का, समूह का एल्काइल समूह का। एल्काइल समूह क्या होता है, यह होता है हमारा एल्काइल। इसमें अगर एच H2N H2N+2 होता था, वह क्या होता था, वह होता था एल्केन, वह होता था एल्केन। तो इसमें से एक जो हाइड्रोजन है उसको रिमूव कर देंगे, बचा क्या 2N+1। ये यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है ना 2N+1। तो यह होता है एल्काइल। एल्केन से एक हाइड्रोजन को निकाल देंगे तो हमारा क्या बनेगा, बनेगा एल्काइल। तो एल्काइल समूह इसको कहते हैं। अब 2 हाइड्रोजन परमाणु को हटा दिए तो उसको हम कहते हैं एल्कीन। अब ये जो 2N है इसमें से भी ये इसको भी हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे, 1 को भी हटा देंगे, क्या बचेगा 2N बच जाएगा, केवल 2N बच जाएगा, तो उसको कहते हैं हम एल्कीन। फिर से समझते हैं, डाउट थोड़ा सा भी नहीं रहना चाहिए। पहले देखिए हमारा हमारा क्या CnH2n+2 है, इससे एक एक हाइड्रोजन को हटा दिए तो हमारा बन गया एल्काइल। अब 2 हाइड्रोजन को हटा दिए तो हमारा बन गया एल्कीन। अगर 4 हाइड्रोजन को निकाल देंगे तो बन जाएगा हमारा एल्काइल, एल्काइन एल्काइन। ठीक है, 4 हाइड्रोजन को निकाल दिया मतलब 2N में से भी 2 हटा दिए, क्या बना हो गया 4 हाइड्रोजन निकल गया ना। तो 4 हाइड्रोजन निकाल दिए तो वो बच गया, वो बन गया एल्काइन। यह सब हमने पहले पढ़ रखा है अच्छे से। अगर आपने पीछे के लेक्चर मिस किए हैं तो आपको समझने में प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपको कि आप पहले पीछे के लेक्चर आप देख के आइए, आपको अच्छे से सब समझ में आएगा। ठीक है, 4 कार्बन हटा दिए तो एल्काइन हो गया, 2 कार्बन हटा दिए तो एल्कीन हो गया, और एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन हटा रहे हैं, 4 हाइड्रोजन हटा दिए तो एल्काइन हो गया, 2 हाइड्रोजन हटा दिए तो एल्कीन हो गया, और एक हाइड्रोजन हटा दिए तो एल्काइल हो गया, एल्काइल है। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, एक हाइड्रोजन हट गया तो एल्काइन हो गया, 2 हाइड्रोजन हटा दिए तो एल्कीन हो गया, और 4 हाइड्रोजन हटा दिए तो एल्काइन हो गया। क्लियर है, क्लियर है आपको। अब देखिए, अब हम देखेंगे सबसे पहला हमारा क्या था, सबसे पहले हमारा था हेलो यौगिक। तो हेलो यौगिक का नामकरण हम कैसे करेंगे, ठीक है, हेलो यौगिकों का नामकरण हम कैसे करेंगे। पहला हमारा प्राथमिक समूह क्या था, हेलो था, तो हेलो यौगिक का आप नामकरण कैसे करेंगे। अब तक हमने नामकरण किसका किसका देखा, एल्केन का, एल्केन का, एल्काइल का, एल्कीन का और एल्काइन का, 4 चीज का। और उसके बाद क्या देखा था, उसके बाद हमने देखा था बेंजीन का, टोलुइन का, साइक्लो एल्केन का, साइक्लो एल्कीन का, इन सब का देखा था। देखिए, तो मैं थोड़ा सा मैं पीछे की बात आपको सारा बता रहा हूँ। स्टार्टिंग से कैसे कैसे हमने देखा था नामकरण। पहला नामकरण हमने देखा था संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमारा 2 था, कौन कौन, एल्केन और एल्काइल। और दूसरा क्या देखा था, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और एल्काइन, हाँ 2 था, एल्कीन और एल्काइन। अब तीसरा हमने क्या देखा था, तीसरा हमने देखा था एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन में भी 2 होता है, एक होता है साइक्लो एल्केन, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है साइक्लो एल्कीन, साइक्लो एल्केन और साइक्लो एल्कीन। ठीक है, साइक्लो एल्केन में हमारा सूत्र होता है किसका, साइक्लो एल्केन में हमारा सूत्र होता है एल्कीन जैसा, मतलब CnH2n वाला। और दूसरा साइक्लो साइक्लो एल्कीन में सूत्र हमारा किसका होता है, साइक्लो एल्कीन में हमारा सूत्र होता है एल्काइन जैसा। ठीक है, क्लियर है, यह हमारा तीसरा खत्म हो गया। फिर चौथा में हमारा था एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हमने बेंजीन और टोलुइन के बारे में पढ़ा था। बेंजीन जो 6 कार्बन से स्टार्ट होता है, CnH2n-6 होता है, इसका क्या होता है सूत्र, CnH2n-6। वो क्या था एरोमेटिक वाला का, वह 6 कार्बन से स्टार्ट ही होता है।
तो C6H6 हमारा था बेंजीन का, है ना। उसके बाद टोलुइन होता है। C6H7 हमारा किसका होता, सॉरी C7 7 दूनी 14, 14 में 6 के 8, तो C7H8 हमारा टोलुइन का था। टोलुइन तक हमने पढ़ा था पीछे पीछे के नामकरण में। अब हम पढ़ेंगे पर्यात्मक समूह, जो मेनली पर्यात्मक समूह होता है, जैसे हेलो हो गया, कीटो हो गया, कार्बोक्सिल हो गया, हाइड्रोक्सिल हो गया, एमिनो हो गया, नाइट्रो हो गया। इन सब के बारे में अब हम नामकरण देखेंगे, ठीक है। तो पहला देखते हैं नामकरण हम हेलो का। हेलो का नामकरण हम देखें, इसका सामान्य सूत्र क्या होगा? इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 में हम x को ऐड कर दिया। x किसको बताता है? x बताता है हमें कि इसमें हेलो है। हेलो x हमें क्या बताता है? हेलो श्रेणी का यह यौगिक है। ये 2n+1 तक तो हमारा क्या था? एल्काइल था। एल्काइल में हम x को ऐड कर दिया, तो हमारा क्या हो गया? ये हेलो श्रेणी के यौगिक बन गए। और x क्या होता है? x होगा हमारा फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो देखिए, अगर n 1 होगा तो क्या होगा? n 1 है तो CH, यहाँ पर मैंने 1 दे दिया, n के जगह पर मैंने 1 दे दिया, 1 दे दिया। तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 गुना करेंगे तो 2 गुना 1 2, 2 + 1 3, तो CH3 हो गया। और x के जगह पर अगर मान लीजिए फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन अगर लिख दिया यहाँ पर फ्लोरीन, तो यह हमारा क्या हो गया? यह हमारा, इसका नामकरण कैसे करेंगे? इसका नामकरण हम कहेंगे फ्लोरो। और यह क्या है? फ्लोरो, यह क्या है? फ्लोरो एथेन, सॉरी मेथ है ना, एक कार्बन है, एक कार्बन है तो मेथ है, तो एक कार्बन तो मेथ है और फ्लोरो है तो फ्लोरोमेथेन। का नाम क्या पड़ जाएगा? फ्लोरोमेथेन। देखिए यहाँ पर CH3F को मैंने क्या दिया? फ्लोरो, इसका इसका इसकी वजह से हमारा हो गया फ्लोरो। और ये CH3 है, CH3 हमें क्या बताता है? मेथेन। तो इसका नाम पड़ गया क्या? फ्लोरोमेथेन, ठीक है ना, फ्लोरोमेथेन। अगर क्लोरीन ऐड कर दिया इसमें, तो इसका नाम पड़ जाएगा क्लोरोमेथेन। अगर ब्रोमीन ऐड कर दिया, एक्स के जगह पर हम ब्रोमीन लिख दिए, तो वह हो गया ब्रोमोमेथेन। अगर एक्स के जगह पर आई लिख दिया, तो वह हो गया आयोडोमेथेन, ठीक है, आयोडोमेथेन। क्लियर है ना? आयोडोमेथेन। इसी तरह अगर दो कार्बन होगा तो उसको कहेंगे, कार्बन अगर 2 होगा, इन सभी में कार्बन एक एक था, हमारा एक एक कार्बन था इन सभी में, ठीक है, तो सभी में एक एक कार्बन है, तो सभी में मैंने मेथेन ऐड किया था। अगर इनमें दो दो कार्बन हो गया, तो सारा यही होगा क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। बस यहाँ पर हम जोड़ देंगे एथेन, यहाँ पर जोड़ देंगे एथेन। अगर कार्बन 3 होगा तो यहाँ हम जोड़ देंगे प्रोपेन। कार्बन अगर 4 होगा तो यहाँ हम जोड़ देंगे ब्यूटेन। कार्बन 5 होगा तो यहाँ हम जोड़ देंगे पेंटेन। 6 होगा तो हेक्सेन, 7 होगा तो 15, 8 होगा तो ऑक्टेन। ऐसे बढ़ते जाता है, ठीक है, क्लियर है। देखिए यहाँ पर एन अगर 2 है, हाँ जी, एन अगर 2 है तो फ्लोरोएथेन, ब्रोमोएथेन और आयोडोएथेन हो गया। अगर एन 3 है तो फ्लोरोप्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन और आयोडोप्रोपेन, ठीक है ना। आयोडीन रहेगा तो आयोडो, ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमो, क्लोरीन रहेगा तो क्लोरो, और फ्लोरीन रहेगा तो फ्लोरो। और ये मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ये सब किस पर डिपेंड करता है? वह नंबर ऑफ कार्बन पर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ कार्बन कितना है? कार्बन अगर 1 है तो मेथेन, कार्बन 2 है तो एथेन, कार्बन 3 है तो क्या? प्रोपेन, 4 है तो ब्यूटेन, 5 है तो पेंटेन। ऐसे बढ़ते जाएंगे आगे। तो इसका समझ में आ गया? हेलो श्रेणी के यौगिकों का नामकरण समझ में आ गया। मैं थोड़ा सा पॉज करता हूँ, आप अपने से एक बार देखिए, कॉपी पेन पर लिखिए, पॉज कीजिए वीडियो को और अपने कॉपी पेन पर लिख के देखिए आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ठीक है, तो आपने, आशा करता हूँ आपने कॉपी पेन पर लिखा होगा इसको और खुद से करके प्रयास किया होगा।
एक बार और दिखा देता हूँ आपको। देखिए, यह जो है यह हमारा तो एथेन का काम कर रहा है, यहाँ तक। यह हमारा किसे काम कर रहा है? एल्केन का, सॉरी एल्केन का, एथेन का नहीं, एल्केन का, क्योंकि एल्केन समूह का सब होता है ना। तो एल्केन समूह का है, तो इतना जो है इतना इतना सब हमको एल्केन समूह को दे दिया, और इस एक्स को ऐड कर दिया। एक्स को ऐड कर दिया तो हमारा क्या हो जाएगा? वह हेलो ग्रुप का यौगिक हो गया। हेलो ग्रुप में कौन कौन होता है? फ्लोरीन, क्रोमीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो अगर एक कार्बन होगा तो फ्लोरो एथेन हो जाएगा, फ्लोरोमेथेन हो जाएगा, क्लोरोमेथेन हो जाएगा, ब्रोमोमेथेन हो जाएगा अगर ब्रोमीन होगा तो, और आयोडो होगा तो आयोडोमेथेन हो जाएगा। ठीक है। अगर दो कार्बन होगा तो दो हो गया, तो दो में हम जानते हैं वह एथेन होता है। तो फ्लोरो फ्लोरो एथेन हो जाएगा, क्लोरो एथेन हो जाएगा, ब्रोमो एथेन हो जाएगा, और आयोडो एथेन हो जाएगा। ब्रोमो और आयोडो एथेन, ब्रोमो और आयोडो एथेन। ठीक है। तीन कार्बन होगा तो तीन कार्बन में क्या होगा बताइए? अपने अपने से खुद से बताइए। तीन कार्बन पर हो जाएगा फ्लोरोप्रोपेन, फ्लोरोप्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन और आयोडोप्रोपेन। चार में ब्यूटेन, पांच में पेंटेन। ऐसे होता है। नामकरण समझ में आ गया ना आपको? इससे आप सब चीज को निकाल सकते हैं। इसको इस तरीके से आप सारी के सारी जो है सबको निकाल सकते हैं। ठीक है। अब देखिए एल्कोहल समूह, दूसरा क्या है हमारा? दूसरा है हमारा एल्कोहल। एल्कोहल का क्या लगाते हैं? एल्कोहल में हम OH लगाते हैं लास्ट में। एल्कोहल समूह में हम कार्बनिक यौगिक के अंत में हम OH लगाते हैं, OH। तो वह हो गया एल्कोहल। एल्कोहल यौगिक बन जाता है वो। और CnH2n+1 तो है इसमें, और इसमें केवल क्या जोड़ दिए? इसमें अगर OH जोड़ दिए, OH, CnH2n+1 में हम OH जोड़ दिए अंत में OH जोड़ दिए, तो वह किसका ग्रुप हो गया? वह हो गया एल्कोहल का ग्रुप। वह एल्कोहल का कार्बनिक यौगिक बन जाएगा। ठीक है। तो अब इसका नामकरण कैसे करते हैं? इसका नामकरण हम ऐसे देखते हैं। देखिए, पहला इसको देखिए, एल्कोहल श्रेणी में के यौगिकों के नामकरण में कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर मूल शब्द में एनॉल जोड़ देते हैं। एनॉल क्या जोड़ देते हैं? एनॉल। लास्ट में हम एनॉल जोड़ देते हैं। जैसे देखिए मेथ है, मेथ में हमने एनॉल जोड़ दिया, मेथ में हमने एनॉल जोड़ दिया तो मेथेनॉल हो गया। एथ में हमने एनॉल जोड़ देते, एथेनॉल हो गया। प्रोप में हमने एनॉल जोड़ दिया, प्रोपेनॉल हो गया। ब्यूट में हमने एनॉल जोड़ दिया, ब्यूटेनॉल हो गया। पेंट में अगर एनॉल जोड़ दिया तो पेंटेनॉल हो गया। ठीक है ना? क्लियर है? अब देखिए, एल्कोहल श्रेणी का प्रथम सदस्य मेथेनॉल होता है। क्यों? क्योंकि कार्बन परमाणु की संख्या 1 है, तो कार्बन परमाणु की संख्या तो पहला श्रेणी कौन होगा? मेथेनॉल। इसका साधारण नाम होता है मेथाइल एल्कोहल। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि IUPAC एक नाम होता है और एक होता है साधारण नाम। जो IUPAC नाम होता है वो हमारे आधार कार्ड के जैसा होता है ना, आधार कार्ड पर जो नाम होता है, जो ओरिजिनल नाम होता है, वो हमें IUPAC नेम शो करता है। और जो साधारण नाम होता है, साधारण नाम जो बाजारों में जिस नाम से हम पुकारते हैं उसको, जो आपके घरों में आपके दोस्त लोग पुकारते हैं, उसको हम साधारण नाम कहते हैं। ठीक है। तो बाजार में हम इसको किससे नाम से पुकारते हैं? बाजार में इसको मिथाइल एल्कोहल नाम से पुकारते हैं। और इसका IUPAC नाम क्या है? मेथेनॉल। ठीक है। वैसे ही दूसरा सदस्य होगा एथेनॉल, और इसको बाजार में क्या बोलेंगे? एथाइल एल्कोहल। इसको बाजार में हम एथाइल एल्कोहल बोलते हैं। दूसरा सदस्य क्या है? दूसरा सदस्य एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल। क्लियर है? अब देखिए, एक कार्बन है। अब इसका नामकरण हम कैसे करेंगे? एक कार्बन है तो CH3OH। कैसे? देखिए, इसमें एक कार्बन देखिए, तो कार्बन 1 हो गया, और इसका दोगुना करेंगे इसमें। देखिए इसमें, इसको दिखाई दे रहा है ना फिगर में आपको? इसमें तो दोगुना करेंगे तो दोगुना तो H, एक है तो दो गुना तो दो हो जाएगा, 2+1 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। दो में एक से गुना करेंगे तो दो, और +1 किए तो 3, और OH को हम ऐड कर देंगे लास्ट में। OH को हम ऐड कर दिए लास्ट में, तो हमारा क्या होगा? CH3OH, जो हमें ये दिखा रहा है, यहाँ पर दिखा रहा है ना। तो इसको हम कहते हैं मेथेनॉल। क्यों? क्योंकि एक कार्बन है।
यहाँ पर एक कार्बन है तो हम मेथ दिए, मेथ है, और मेथ के अंत में हम क्या जोड़ दिए, इनोल, क्योंकि यह हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप में हम इनोल जोड़ते हैं, मेथ और इनोल मिलके क्या बन गया, मेथेनॉल। ठीक है। दूसरा कार्बन अगर है, 2 कार्बन ले लीजिए, मान लीजिए 2 कार्बन हो गया, एन की संख्या 2 है, एन की संख्या 2 है, तो हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया, यहाँ से देखिए, यहाँ से 2 गुना 2, 2 गुना 2 4, 4 और 1 5, तो 1 5 कर दिए, तो 6 C2H5, और OH हमारा यहाँ पर पहले से, यहाँ पर OH हमारा है, तो OH को ऐड कर दिए, OH को ऐड कर दिए, तो यह क्या होगा हमारा, यह हमारा हो गया एथ। एथ में अगर एनॉल जोड़ दिए तो क्या बन गया हमारा, एथ में एनॉल जोड़ दिए तो एथेनॉल बन गया। ठीक है। वैसे ही प्रोप, 3 कार्बन में प्रोप होता है, तो प्रोप में एनॉल जोड़ दिए तो क्या बन गया हमारा, प्रोपेनॉल। वैसे ही 4 कार्बन में ब्यूट होता है, 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं, तो ब्यूट में एनॉल जोड़ दिए तो ब्यूटेनॉल। 5 में पेंट, पेंट में एनॉल जोड़ दिए तो क्या हो गया, पेंटेनॉल। ठीक है ना। 5 देखिए, 5 वाला को मैं समझाता हूँ अच्छे से। कार्बन 5 है, तो हाइड्रोजन की संख्या 5 दूनी 10, इसको दुगुना करेंगे और +1 करेंगे तो कितना होगा, 11, और लास्ट में क्या जोड़ दिए, OH, तो ये हमारा क्या बन गया, पेंट और इनोल जोड़ दिए, इनोल क्या है, ये OH, OH हमारा क्या है, इनोल को दर्शाता है, तो पेंट और इनोल क्या बन गया, पेंटेनॉल। ठीक है, नामकरण समझ में आ गया, क्लियर है। अब तीसरा देखते हैं, एल्डिहाइड। तीसरा क्या हमारा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को हम CHO को लगाते हैं लास्ट में, एल्डिहाइड में हम लास्ट में CHO लगाते हैं, एल्डिहाइड के लास्ट में क्या लगाते हैं, CHO। देखिए, एल्डिहाइड श्रेणी के कार्बनिक यौगिक के अंत में CHO जुड़ा रहता है, और इसको हम ऐसे लिखते हैं, CnH2n+1, ये तो हमारा सब में हो रहा है, और CHO को लास्ट में ऐड कर दिए, यहाँ पर लास्ट में इसको हम ऐड कर देंगे, तो लास्ट में ऐड कर दिए। ठीक है। CnH2n+1 तो हमारा सब में जा रहा है, और केवल हम इसको चेंज कर रहे हैं ना, लास्ट वाले वर्ड, लास्ट वाले जो पर्यात्मक समूह है उसको हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, केवल उसको चेंज कर रहे हैं, तो उसको चेंज करने से हमारा सारा सारा जो यौगिक का नाम है चेंज हो जा रहा है, हो रहा है ना। तो देखिए, अब इसमें हम लास्ट में क्या जोड़ते हैं, लास्ट में हम एनल जोड़ते हैं, एनल। CHO को ऐड कर दिए, तो यौगिकों के लास्ट में क्या जोड़ेंगे हम, लास्ट में हम एनल जोड़ते हैं, एनल, क्या जोड़ते हैं, एनल। और एल्केन में ई को हटाकर, ये जो लास्ट में ई है उसको हटा के क्या जोड़ते हैं, एल, मतलब अल, अल, अल जोड़कर नाम बोलते हैं। ई को हटा देंगे, इस ई को हटा दिए और अल जोड़ दिया, मतलब एल के नल, एल के एल के नल हो जाएगा, एल के नल। एल्केन को, एल्केन से ई को हटाकर एल्केनल हो जाता है, अल ऐड कर दिया, अल, अल को ऐड कर दिया, क्या हो गया, एल्केनल। ठीक है ना। अब देखते हैं नामकरण कैसे करते हैं। देखिए, यह जो होता है, अगर एन मेरा 0 हो, एन का मान अगर मेरा 0 हो, एन का मान हमारा 0 है, या 0 से स्टार्ट क्यों होता है, इसका रीजन मैं बताता हूँ। ये जो एल्डिहाइड मेरा 0 से स्टार्ट क्यों होता है, आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर एल्डिहाइड 0 से क्यों स्टार्ट हो रहा है, सब तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, या 0 से स्टार्ट क्यों हो रहा है। यह 0 से स्टार्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके अंदर एक कार्बन पहले से है, CHO के अंदर एक कार्बन पहले से है, और एक कार्बन हमें क्या दिखाता है, मेथ के बारे में, एक कार्बन हमें मेथ के बारे में दिखाता है। तो इसीलिए हम 0 से स्टार्ट करते हैं, कि अगर मैं इसको 0 कर दूंगा, अगर मैं इसको 0 कर दूंगा, तो एक कार्बन तो मेरा यहाँ पर है ही, यहाँ पर एक कार्बन तो पहले से है, तो एक कार्बन ही तो हमें मेथ के बारे में बताता है ना, नहीं तो 2 कार्बन हो जाएगा। अगर हम 1 से स्टार्ट करेंगे, मान लीजिए हम 0 से ना स्टार्ट करके 1 से स्टार्ट करेंगे, तो पहले ग्रुप में ही 2 कार्बन हो जाएगा, लेकिन पहले ग्रुप में 2 कार्बन तो नहीं होना चाहिए ना मुझे, नहीं तो वो एथ हो जाएगा, 2 कार्बन जैसे हुआ वो एथ हो जाएगा, लेकिन हमें तो मैथ से स्टार्ट करना है ना, हमें तो मैथ से स्टार्ट करना है। तो इसीलिए कार्बन, ये जो एन है, एन हम 0 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक कार्बन पहले से मौजूद है। अगर हम यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे तो एक कार्बन हमें मिल जाएगा, 1 से स्टार्ट करेंगे तो 2 कार्बन मिल जाएगा, 2 से स्टार्ट करेंगे तो 3 कार्बन मिल जाएगा, और 3 से स्टार्ट करेंगे मतलब 3 यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर 4 कार्बन मिल जाएगा। ठीक है ना। इसीलिए हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट किए हम यहाँ पर, देखिए तो सी 0 से स्टार्ट किए तो यहाँ 0 हो जाएगा, C 0 हो जाएगा, मतलब 0, और एच कितना हो जाएगा, एच मेरा हो जाएगा
यह भी 2 गुना 0 करेंगे, 2 गुना 0 तो 0 और प्लस 1 तो H1 हो जाएगा हमारा, H1 हो जाएगा हमारा, और यह हमारा CHO है तो CHO को ऐड कर दिया, CHO को ऐड कर दिया तो क्या क्या आ गया मेरा, आ गया मेरा HCHO, यह हमारा ये दिखा रहा है ना, ये दिखा रहा है ना आपको, वही है HCHO। ठीक है, N मेरा 0 है तो यह हमारा 0 हो गया, और यह एक ऐड कर दिया हमने, एक इसको ऐड कर दिया क्योंकि एक प्लस में है तो एक ऐड कर दिया तो HCHO हमारा हो गया। ठीक है, इस रासायनिक सूत्र से आपको कुछ दिक्कत नहीं होता ना, इसमें इसमें इससे आपको सूत्र निकालने में प्रॉब्लम नहीं होता है ना, एकदम सीधा सीधा है। अगर n की वैल्यू 0 रखेंगे तो 2 गुना 0 करेंगे तो 0 होगा, और एक ऐड कर दिया तो H का वैल्यू 1 आ गया, 0 में एक ऐड कर देंगे तो एक आता है ना, तो एक हाइड्रोजन मेरा इससे आ गया, और बाद में हम CHO को ऐड कर दिए, बाद में हम CHO को ऐड कर दिए तो HCHO हो गया। तो इसमें एक कार्बन मेरा दिया हुआ है, तो एक कार्बन का मतलब क्या होता है, मेथ, तो एक कार्बन का मतलब यहाँ पर मेथ आ गया मेरा, मेथ। और लास्ट में क्या जोड़ते हैं, लास्ट में हम एनएल जोड़ते हैं, एनएल, जो हमने अभी बताया था कि इसके लास्ट में क्या जोड़ते हैं, एनएल जोड़ते हैं, एनएल। यहाँ पर देखिए CHO को हम एनएल कहते हैं, एनएल ग्रुप कहते हैं, एनएल जोड़ते हैं तो मेथ और एनएल मिलकर क्या बन गया, मेथिनल। ठीक है, मेथिनल। ठीक है, और दूसरा अगर इसमें देखिए 2 कार्बन ले लिए तो अगर कार्बन एक है, 0 से स्टार्ट किए फिर उसके बाद एक कार्बन, तो एक कार्बन हो गया तो यहाँ पर मान लीजिए एक हो गया, एक, और इसको 2 गुना 1 करेंगे तो 2 और प्लस 1 किए तो 3 होगा ना, तो 3 CH3 हो गया, और लास्ट में इस CHO को ऐड कर दिया, CHO को ऐड कर दिया, ऐड कर दो तो CH3 CHO हो गया, CH3 CHO हो गया, या क्या हो गया हमारा CH3 CHO, यह वाला CH3 CHO हो गया ना। तो अब इसमें देखिए इसमें कितने कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन का मतलब क्या होता है, एथ होता है, 2 कार्बन का मतलब एथ है, और एथ के अंदर हम लास्ट में क्या जोड़ते हैं, एनाइल जोड़ते हैं, एथ के लास्ट में क्या जोड़ते हैं, एनाइल, क्यों, क्योंकि CHO ग्रुप है, CHO ग्रुप है तो एनाइल जोड़ते हैं, CHO ग्रुप रहेगा तो एनाइल जोड़ते हैं, एनाइल, एथ और एनाइल मिलकर क्या बन गया, इथेनॉल। वैसे ही अगर कार्बन के यहाँ एन की वैल्यू 2 है तो 2 यहाँ 2 हो जाएगा, 2 और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 1 5, C2H5 है, और CHO को लास्ट में ऐड कर दिया, यह हमारा यह हो गया, ये C2H5 CHO। तो अब इसमें देखिए 2 कार्बन यहाँ हो गया और एक कार्बन यहाँ हो गया, 3 कार्बन है ना, यहाँ पर 3 कार्बन हो गया, तो 3 कार्बन है तो इसको क्या कहेंगे, प्रोप, प्रोप, और लास्ट में CHO है तो क्या ऐड करेंगे, CHO है तो इसको हम एनाइल ऐड कर देंगे, तो CHO में एनाइल ऐड कर देते क्या हो गया, प्रोपेनॉल। ठीक है, वैसे ही 4 कार्बन के लिए ब्यूट प्लस एनाइल, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल, फिर पेंटेनॉल। ठीक है ना, ऐसे नामकरण देते हैं। क्लियर है, देखिए इसका प्रथम सदस्य क्या है हमारा, मेथेनॉल, जिसको हम फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं, साधारण नाम क्या है इसका, फॉर्मल्डिहाइड, और IUPAC नाम क्या है, मेथेनॉल। ठीक है, और दूसरा सदस्य क्या है, एथेनॉल, ये देखिए पहला सदस्य हमारा है मेथेनॉल, और दूसरा सदस्य हमारा क्या है, एथेनॉल। मेथेनॉल को हम कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड, और एथेनॉल को क्या कहते हैं, एसिटल्डिहाइड। मेथेनॉल को हम कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड, और एथेनॉल को हम कहते हैं एसिटल्डिहाइड। ठीक है, क्लियर है आपको, यहाँ तक समझ में आ गया, नामकरण समझ में आ रहा है आपको, कैसे कैसे नामकरण कर रहे हैं, एक एक चीज मैं बारीकी से बता रहा हूँ। अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो कॉपी पेन लिख के लेके आप खुद से करने की कोशिश कीजिए, खुद से नहीं कीजिएगा तो आपको अभी तो समझ में आ जाएगा, या समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि आप खुद से नहीं कर रहे हो ना, खुद से नहीं करोगे। जब मैं पढ़ता था 10वां में तो मैं खुद से करने करके प्रैक्टिस करता था, तभी मेरे को समझ में आता था। तो वैसे ही मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कॉपी पेन लेकर बैठिए, आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है।
अब कीटोन वाले समूह को मैं सोचता हूँ कि अगले लेक्चर में स्टार्ट करता हूँ। ये बहुत ज़्यादा आज के लेक्चर में हो जाएगा ना, आज के लेक्चर में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हमने आज के लेक्चर में क्या क्या देखा, एल्डिहाइड देखा, एल्कोहल देखा, हेलो ग्रुप देखा, हेलो ग्रुप, ये 3 ग्रुप हमने आज देखा कार्बन यौगिक के नाम में। और हमने समावयवता के बारे में देखा, एल्केन के प्रकार कौन कौन से थे वो भी देखा, और समावयवता देखा हमने, नॉर्मल, आइसो, नियो। पेंटेन का 3 होता है, नॉर्मल, आइसो, नियो, और ब्यूटेन का 2 होता है, नॉर्मल एवं आइसो। और मीथेन का एक ही होता है, इथेन का एक ही होता है, और प्रोपेन का एक ही होता है। मतलब 3 कार्बन तक अगर रहेगा, कार्बन 3 तक रहेगा तो एक एक समावयवता होगा। जैसे ही 4 कार्बन हुआ तो उसका 2 हो गया, 5 में 3 हो गया, 6 में कितना था, 6 में 5 था सर, 6 में 5, 6 में 5, 7 में 9, 8 में 18, 9 में 35, 10 में 75, ऐसे 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 समावयवी बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं। अगले लेक्चर में हम कीटोन, नाइट्रो, एमिनो और कार्बोक्सिल ग्रुप को हम पढ़ेंगे, नामकरण देखेंगे। ठीक है, ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। जो भी डाउट होगा आपको, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड होगा, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड होगा, आप कमेंट कीजिए, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। मैं और मेरे जो टीममेट्स हैं वो आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे। चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे सोशल स्टडी हो, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री हो, कोई भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रहा हो तो। नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, व्हाट्सएप लिंक में ज्वाइन होइए, आपको नोट्स मिल जाएंगे, या कमेंट कीजिए, आपको नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऑल दी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।